उन्हें आत्मा की बदबू सूंघनी ही नहीं आती। मैंने मजाक में पूछा, तो फिर मैं? मेरी गोद में पड़ी सफेद लोमड़ी ने अपना सिर मेरी छाती में छिपा लिया। थोड़ी झिझक के साथ बोली, ठीक ठाक मीठे हो। तभी मुझे समझ आया कि लिंगवान ने मेरे साथ जबरदस्ती अनुबंध क्यों किया। अगर एक छोटा सा मीठा केक भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया जाए तो कोई भी उसे बचाना चाहेगा। फुर्सत के समय मैं कभी उसकी लोमड़ी वाले कान पकड़कर छेड़ता, कभी उसका मुलायम पेट दबाता। आखिर में मैं खुद को उसकी बड़ी सी पूंछ छूने से रोक नहीं पाया। सब कहते हैं कि लोमड़ी की पूंछ नहीं छूनी चाहिए, लेकिन वह तो अभी सिर्फ एक बच्ची थी, तो भला मैं मौका कैसे छोड़ देता। जैसे ही मेरा हाथ उसकी पूंछ पर गया और मैंने उसे हल्के से सहलाया, लिंगवान का पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया जैसे पहला प्यार हो गया हो। उसके बर्फ जैसे सफेद फर के बीच हल्का गुलाबी रंग उभर आया। रुको इंसान, तुम बदमाशी कर रहे हो। उस समय उसका चेहरा बिल्कुल उस नई दुल्हन जैसा लग रहा था जिसे किसी ने छेड़ दिया हो। मैंने शर्मिंदा होकर हाथ वापस खींच लिया और उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया। छोटी बच्ची, अपने दिमाग में इतनी गंदी बातें मत रखा करो। मेरी बात सुनकर लिंगवान की आंखों में आंसू भर आए। वो मुंह फेर कर बैठ गई। उधर अनुबंध विधि का जादुई चक्र सफेद भालू को घेर कर तेजी से घूमने लगा। उस चक्र के भीतर सफेद भालू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चुपके से उसमें 2 छोटे बदलाव कर दिए। साधारण समानता वाला अनुबंध चुपचाप बदलकर स्वामी दास अनुबंध बन गया। लेकिन स्वामी सफेद भालू था और दास थी लियू रुयान। ये वही अनुबंध था जिसे पिछली जिंदगी में मैं और सफेद भालू एक प्राचीन खंडहर में खोज कर लाए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में सफेद भालू इसका इस्तेमाल लियू रुयान को जाल में फंसाने के लिए करेगा। उधर सफलतापूर्वक अनुबंध पूरा करने के बाद लियू रुयान ने मेरी ओर गर्व से देखा। मैंने चुपके से अपना हाथ मेज के नीचे छिपाकर सफेद भालू की तरफ अंगूठा उठाया। इसलिए कहते हैं, दुनिया में किसी को भी नाराज कर लो, लेकिन किसी सीधे सादे इंसान को कभी मत नाराज करो। तभी मेरे कानों में गुस्से से भरी आवाज गूंजी, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैंने बेफिक्री से उसके मुलायम गाल दबाते हुए पूछा, मैंने क्या किया? लिंगवान ने रूठे हुए स्वर में कहा, तुमने मेरी पूंछ छुई। और उसके बाद दूसरे आदमी से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे, वो भी उस सफेद चमड़ी वाले बदसूरत भालू से। जितना वो बोलती गई उतनी ही ज्यादा दुखी होती गई। मैं हंसी रोकते रोकते रह गया। ये तो निकली छोटी सी जलनखोर राजकुमारी। कक्षा के सभी छात्रों का अनुबंध पूरा हो चुका था। क्लास टीचर ने सबको साधना के लिए संसाधनों का एक पैकेट बांट दिया। मैंने उसमें से सिर्फ एक स्नैक अपने लिए रखा। बाकी सारे स्नैक्स लिंगवान को खिला दिए। 19 पैकेट स्नैक्स वो आलू के चिप्स की तरह कड़क कड़क आवाज करते हुए खा गई। कक्षा से बाहर निकलने से पहले ही मेरे सारे स्नैक्स खत्म हो चुके थे। सभी सहपाठी मुझे हैरानी से देखने लगे। शाओ यू पागल हो गया है। 1 हफ्ते का पूरा साधना संसाधन उसने सफेद लोमड़ी को खिला दिया। क्या इसने अभी क्लास में ध्यान नहीं दिया? आध्यात्मिक पशुओं की वृद्धि बहुत धीमी होती है। उन्हें पालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये स्नैक्स तो खुद साधना करने के लिए दिए गए हैं। सफेद लोमड़ी का इसके साथ अनुबंध होना सच में बेकार गया। यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी भौहें सिकोड़ ली। कुछ छात्र ध्यान दें, हर महीने मिलने वाले संसाधनों की संख्या सीमित होती है। अगर उन्हें बर्बाद करोगे तो स्कूल तुम्हें अतिरिक्त नहीं देगा। मैंने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। जी टीचर, मुझे पता है। सच कहूं तो पिछली जिंदगी में भी मैं सफेद भालू पर साधना के संसाधन खुलकर खर्च करता था। ज्यादातर छात्र अपने आध्यात्मिक पशु को सिर्फ 5वां हिस्सा देते थे, लेकिन मैं हमेशा आधा आधा बांटता था। मेरा मानना था कि अगर हम साथी हैं तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। फिर भी मैंने सफेद भालू पर भी उतनी दरियादिली नहीं दिखाई थी जितनी इस सफेद लोमड़ी पर दिखा रहा था। सिर्फ सहपाठी ही नहीं, मुझे भी लगने लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि तभी मुझे याद आया सफेद लोमड़ी ने मेरे साथ रक्त संधि की है। साधारण समानता वाले अनुबंध में अगर किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रक्त संधि अलग होती है। इसमें दोनों साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। अगर पिछली जिंदगी की तरह ये सफेद लोमड़ी प्रलय के पहले दिन ही ठंड से मर गई तो मैं भी उसी के साथ मर जाऊंगा। इसलिए अब इस नन्ही महारानी की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बाकी समय के लिए टीचर ने सबको अपनी अपनी जगह जाकर साधना करने की अनुमति दे दी। मैं सफेद लोमड़ी को गोद में लेकर बाहर निकलने लगा। जब मैं लियू रुयान के पास से गुजरा तो उसने आधा शरीर मेरे सामने करके रास्ता रोक लिया। धीरे से, ताकि सिर्फ मैं ही सुन सकूं, उसने कहा, मुझे पता है तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। इस बार सफेद भालू मेरा है, ठंड प्रतिरोध की शक्ति भी मेरी होगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर अच्छी तरह जिंदा रहना। लियू रुयान की आंखें गर्व से भर गईं। मेरे पास सफेद भालू है, बेशक मैं आराम से जीऊंगी और तुम दोनों निकम्मे प्रलय के पहले ही दिन मर जाओगे। मेरी गोद में पड़ी सफेद लोमड़ी ने आलस से एक आंख खोली। उसने लियू रुयान की तरफ देखा, फिर अपना पिछला हिस्सा उसकी ओर करके जोरदार बदबूदार पाद मार दिया। लियू रुयान के चेहरे का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। वो चीखती हुई कई कदम पीछे हट गई। फांग शाओ यू, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? इस बदबूदार लोमड़ी को मुझसे दूर रखो। मैं हंस पड़ा और सफेद लोमड़ी को गोद में लेकर वहां से चला गया। लेकिन उसे पालना किसी बिना तले वाले गड्ढे जैसा था। इतने सारे अस्थायी संसाधन कहां से लाऊं? ये मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई। मैं उसकी
सफेद फर सहलाते हुए सोच रहा था। तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। प्रलय आने से पहले मीडिया ने एक छोटी सी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली नस स्पिरिट वैन मिलने की खबर दिखाई थी। समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उसका पता नहीं चला होगा। मैं तुरंत सफेद लोमड़ी को लेकर कार से वहां पहुंच गया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लियू रुयान मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो एक बड़े परिवार की अमीर बेटी थी। उसके पास रिश्ते और संसाधन दोनों थे, जबकि मैं सिर्फ एक साधारण इंसान था। मैं केवल आध्यात्मिक नस के बाहर खड़ा होकर देख सकता था, जहां लियू रुयान 20 से भी ज्यादा ताकतवर आदमियों के साथ उसकी खुदाई करवा रही थी। मेरी गोद में पड़ी सफेद लोमड़ी भी एक के बाद एक निकलते आध्यात्मिक पत्थरों को लालच भरी नजरों से देख रही थी। उसने भी अनायास लार निगल ली। मैंने तुरंत उसकी आंखें ढक दी। मत देखो बच्ची, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता बहुत खराब है। चलो मैं तुम्हें कहीं और भीख मांगने ले चलता हूँ। मैंने उसे गोद में उठाया। मैं सफेद लोमड़ी को गोद में लिए बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हम दूर जाने वाले थे, अचानक मेरे दिमाग में एक खुश आवाज गूंजी, भाई फांग, क्या आप ही हैं? मैं तुरंत रुक गया। भालू भाई, तुम तो अब मानसिक संदेश भी भेज सकते हो? सफेद भालू ने जवाब दिया। उस औरत लियू रुयान ने मुझ पर बहुत कीमती चीज खर्च की। उसने मुझे रूपांतरण घास की एक जड़ी दी, जिसकी वजह से मैं अब मानसिक शक्ति के जरिए संदेश भेज सकता हूँ। भाई फांग, आप पहले सफेद लोमड़ी को लेकर कहीं आराम कर लीजिए। जब सारे आध्यात्मिक पत्थर निकल जाएंगे तब मैं आपको बुलाऊंगा। सफेद भालू से बातचीत खत्म करके जैसे ही मैं होश में लौटा, मेरे सामने एक बेहद बड़ी और खूबसूरत लोमड़ी का चेहरा था। वो मुझे शक भरी नजरों से घूर रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें जंगली लोमड़ी